अष्टावक्र का कहना है कि ये जागती हुई दुनिया भी बिल्कुल वैसी ही है। ये विचार सुनने में जितना चौंकाने वाला है उतना ही गहरा भी है। जैसे सपने की दुनिया हमारे मन के अंदर घटित होती है, वैसे ही ये जागृत अवस्था की दुनिया, जिसे हम बाहरी दुनिया कहते हैं, वो भी हमारे बोध या चेतना के अंदर एक फिल्म की तरह चल रही है। एक मिनट, ये तो थोड़ा अजीब है। मतलब आप कह रही हैं कि मैं इस कमरे में नहीं हूं, बल्कि ये कमरा मेरी चेतना में मौजूद है। ये तो पूरी धारणा को ही पलट देता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम हमेशा खुद को शरीर के रूप में देखने के आदी हो चुके हैं। हम सोचते हैं कि चेतना शरीर के अंदर दिमाग के किसी कोने में रहती है, लेकिन ये दर्शन कहता है कि मामला ठीक इसका उल्टा है। उल्टा? हाँ, शरीर, दिमाग और ये पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ उस असीम चेतना के अंदर प्रकट हो रहा है, और वही चेतना हमारा असली स्वरूप है। लेकिन रुकिए, सपने और जागने की दुनिया में एक बुनियादी फर्क है। क्या? सपने के नियम मेरे अपने होते हैं, मैं सपने में उड़ सकता हूँ, पर जागृत दुनिया के नियम, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो तो सबके लिए एक जैसे हैं। मैं यहाँ से कूदूंगा तो नीचे ही गिरूंगा, चाहे मैं कुछ भी सोचूं। क्या स्रोत इस पे कुछ कहता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सबसे आम और तार्किक आपत्ति है। देखिए, स्रोत इस पर सीधे तौर पर ये नहीं कहता कि आप गुरुत्वाकर्षण को बदल सकते हैं। बात दुनिया के नियमों को बदलने की नहीं, बल्कि उस जगह को पहचानने की है जहां ये नियम अनुभव किए जा रहे हैं। अच्छा। वो लेख समझाता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम भी आपको अपनी चेतना के भीतर ही अनुभव होता है। आपने उसे कभी अपनी चेतना के बाहर अनुभव नहीं किया है ना? सही बात है। दे रहा है। ये कह रहा है कि अनुभव का स्थान बाहर दुनिया में नहीं, भीतर चेतना में है। ये एक तरह का पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, ना कि रियलिटी मैनिपुलेशन। ठीक है, ये थोड़ा समझ में आया। मतलब ये कि दुनिया के नियम भले ही स्थिर लगे, पर उनका अनुभव मेरे भीतर ही हो रहा है। बिल्कुल। तो सपने वाला उदाहरण हमारे और दुनिया के बीच के रिश्ते को उल्टा कर देता है। पर ये विचार थोड़ा अकेलापन भी महसूस कराता है। कैसे? कि सब कुछ मेरे ही अंदर चल रहा है, तो फिर दूसरे लोग, उनके सुख दुख, उनका क्या वो भी मेरी ही कल्पना है? ये तो बहुत आत्मकेंद्रित, मतलब सॉलिप्सिस्टिक विचार लगता है। बिल्कुल। और यहीं पर यह दर्शन और भी गहरा हो जाता है। अगर बात सिर्फ सपने तक रुक जाती तो ये वाकई एक आत्मकेंद्रित सोच बन सकती थी। इसीलिए स्रोत हमें एक और ज्यादा शक्तिशाली रूपक की ओर ले जाता है। अच्छा, हाँ, ये रूपक हमारे और बाकी ब्रह्मांड के रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देता है। स्रोत कहता है, जैसे समंदर में एक छोटा सा बुलबुला उठता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना में ये पूरा ब्रह्मांड तैर रहा है। समुंदर में बुलबुला? हाँ, इस मिसाल को समझिए। हम आम तौर पर खुद को कैसे देखते हैं? एक अलग थलग व्यक्ति के रूप में। सही कहा। मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरा जीवन, सब कुछ दूसरों से और इस दुनिया से अलग है। हम खुद को उस बुलबुले की तरह देखते हैं, एक नाजुक, अस्थायी इकाई जो समुद्र की सतह पर कुछ पलों के लिए मौजूद है। और हम अपनी सारी ऊर्जा उसी बुलबुले को बचाने में, उसे दूसरों से बड़ा और बेहतर बनाने में लगा देते हैं। बिल्कुल। और हमेशा इस डर में जीते हैं कि ये बुलबुला कभी भी फूट सकता है। मौत का डर, कुछ खोने का डर, अकेलापन, ये सब इसी अलग थलग पहचान से जुड़ा है। आजकल हम सोशल मीडिया पर अपनी जो पहचान बनाते हैं, वो भी तो इसी बुलबुले को चमकाने जैसा ही है। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही बात है। लेकिन स्रोत हमें क्रांतिकारी बदलाव का सुझाव देता है। वो कहता है, लहर मत बनो, तुम पूरा समंदर हो। वाह! ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, ये अस्तित्व की एक अलग समझ है। लहर और समंदर में क्या फर्क है? लहर समुंदर से अलग नहीं है, वो समुंदर का ही एक रूप है, एक अभिव्यक्ति है। अरबों लहरें उठती हैं और गिरती हैं, पर समुंदर वो वहीं रहता है। जब हम खुद को एक बुलबुला या लहर समझते हैं, तो हम अपनी असली पहचान को भूलकर एक बहुत ही सीमित और अस्थायी रूप से खुद को जोड़ लेते हैं, और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक और शक्तिशाली लगता है कि मैं लहर नहीं समंदर हूं। लेकिन क्या रोजमर्रा की जिंदगी में ये एक तरह का आध्यात्मिक पलायनवाद, स्पिरिचुअल एस्केपिज्म नहीं बन सकता? मतलब दुनिया की समस्याओं को, किसी के दुख दर्द को देखकर कोई ये कह दे कि अरे ये तो बस एक लहर है, मैं तो समंदर हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बहुत जरूरी सवाल है, और ये इस दर्शन की सबसे बड़ी गलतफहमी भी है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि समंदर होने का मतलब लहरों से उदासीन होना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि
इसका मतलब है लहरों का यानी जीवन की घटनाओं का सामना एक मजबूत आधार से करना। सोचिए, एक बुलबुला दूसरे बुलबुले की मदद कैसे कर सकता है? वो तो खुद ही नाजुक और डरा हुआ है। सही बात है। लेकिन समंदर तो हर लहर को संभाले हुए है। तो ये समझ आपको उदासीन नहीं बल्कि ज्यादा स्थिर, ज्यादा करुणामय और निडर बनाती है। आप समस्याओं से भागते नहीं बल्कि ये समझते हैं कि आप उन समस्याओं से कहीं ज्यादा बड़े हैं। आप डर के बजाय स्थिरता से काम लेते हैं। अच्छा, तो ये पलायनवाद नहीं बल्कि एक मजबूत साइकोलॉजिकल आधार बनाने का तरीका है। हाँ, ठीक है। अब ये दोनों मिसालें सपना और समुंदर एक साथ जुड़ रही हैं, पर एक और सवाल मन में आता है। पूछिए। अगर सब कुछ मेरी चेतना में है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं जो चाहूं वो हकीकत बन जाएगा? मतलब अगर ये दुनिया मेरे अंदर एक फिल्म है तो क्या मैं उस फिल्म का डायरेक्टर बन सकता हूं? ये सवाल आना लाजमी है। हम सब यही चाहते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत के अनुसार ये समझ हमें फिल्म का डायरेक्टर नहीं बनाती। तो क्या बनाती है? ये याद दिलाती है कि हम वो स्क्रीन हैं जिस पर फिल्म चल रही है। डायरेक्टर नहीं, स्क्रीन। हाँ, डायरेक्टर बदलने की कोशिश करेगा, कहानी में उलझा रहेगा, तनाव में रहेगा। लेकिन स्क्रीन पर कोई भी फिल्म चले, चाहे वो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी, स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा साफ, शांत और अछूती रहती है। वाह, डायरेक्टर और स्क्रीन का फर्क। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो ये सोच हमें कोई सुपर पावर नहीं देती? नहीं, बल्कि एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता और शांति देती है। बिल्कुल। स्वतंत्रता घटनाओं को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि घटनाओं से प्रभावित न होने में है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैफिक में फंसने पर ये सोचकर खुश हो कि वाह, ये ट्रैफिक तो मेरी ही चेतना की शानदार रचना है। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। बात प्रैक्टिकल लेवल पर इतनी सीधी नहीं है। ये एक गहरा अभ्यास है, अपने आप को बार बार याद दिलाने का कि मैं ये घटना नहीं हूं, मैं वो बोध हूं जिसमें ये घटना हो रही है। ये अभ्यास धीरे धीरे डर और चिंता को कम करता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा डर क्या है? अस्तित्व के मिट जाने का डर। हाँ, और ये डर तभी तक है जब तक हम खुद को नश्वर बुलबुला मानते हैं। जैसे ही हम खुद को सनातन समंदर के रूप में पहचानते हैं, भय का कोई आधार ही नहीं बचता। तो अगर हम अब तक की पूरी बातचीत को एक साथ लाएं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। सपने का उदाहरण हमें बताता है कि कैसे एक विशाल जगत हमारे भीतर समा सकता है, और समुंदर का उदाहरण बताता है कि हमारी असली पहचान उस जगत से कहीं ज्यादा विशाल और मौलिक है। हम बुलबुला नहीं, समंदर हैं। बिल्कुल। और इन दोनों को मिलाकर जो अंतिम सत्य सामने आता है, उसे स्रोत बहुत ही वजनदार और स्पष्ट शब्दों में कहता है, जगत तुम में है, तुम जगत में नहीं। यही एक वाक्य इस पूरे दर्शन का सार है। जगत तुम में है, तुम जगत में नहीं। ये हमारे पूरे अस्तित्व के समीकरण को उलट देता है। हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं और एक दिन मर जाएंगे। हाँ, आमतौर पे तो यही सोचते हैं। लेकिन ये दर्शन कहता है कि ये दुनिया, ये समय और स्थान, ये जन्म और मृत्यु का चक्र, ये सब कुछ तुम्हारे ही बोध के कैनवस पर प्रकट हो रहा है और विलीन हो रहा है। ये हमारे अकेलेपन के भाव को भी जड़ से बदल सकता है। अकेलेपन को कैसे? अकेलेपन का भाव अलगाव से पैदा होता है। जब हम खुद को एक अलग बुलबुला मानते हैं, तभी हमें बाकी बुलबुलों से दूरी महसूस होती है। लेकिन अगर हम खुद को वो समुंदर मान लें जिसमें सारे बुलबुले हैं, तो अलगाव कहाँ रहा? कहीं नहीं। तब हर चीज, हर व्यक्ति, हर कण उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति नजर आता है। तब अकेलापन असंभव हो जाता है। एकता का बोध उसकी जगह ले लेता है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं है जिसे मान लेने से सब कुछ बदल जाएगा। तो ये अनुभव की बात है। हाँ, स्रोत के अनुसार यह एक अनुभव करने योग्य सत्य है, जिसके लिए अंतर्मुखी होने की, ध्यान की और अपने बोध के प्रति हर पल जागरूक होने की आवश्यकता है। यह एक यात्रा है। तो आज की हमारी चर्चा का केंद्रीय विचार यही रहा, दुनिया के अंदर एक छोटे से असहाय कण होने की भावना से लेकर अपने भीतर पूरी दुनिया और पूरे ब्रह्मांड को समाहित करने वाले बोध तक का सफर। हाँ, बिल्कुल। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें हमारी सीमाओं से मुक्त कर हमारी असीम प्रकृति की याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि हम नाटक के कोई असहाय पात्र नहीं, बल्कि हम वो मंच है जिस पर पूरा ब्रह्मांड घटित हो रहा है। बिल्कुल। और ये चर्चा
अपने अंत में एक बहुत ही गहरा और विचार उत्तेजक सवाल खड़ा करती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल है? अगर ये ब्रह्मांड, जिसे हम इतना ठोस, वास्तविक और अपने से बाहर मानते हैं, वो हमारे ही बोध का एक प्रकटीकरण है, तो फिर वास्तविकता असल में है क्या? क्या ये कोई स्थिर, ठोस चीज है जो बाहर मौजूद है, या फिर वास्तविकता हमारे बोध की अवस्था के साथ बदलती रहती है? और अगर ऐसा है, तो दुनिया को बदलने की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? बाहर की परिस्थितियों को बदलने से या अपने भीतर के बोध को रूपांतरित करने से?